का अर्थ ये है, पिछले पिछले आप जो पिछले कई वर्षों का जो इंटरव्यू का पैटर्न है, वहां के विद्यार्थियों से बात करने पर हम लोग को यह ज्ञात हुआ कि जो विद्यार्थी जिनके पास नॉलेज का स्तर अच्छा था, जो अपने प्रश्नों के उत्तर के क्रम में कुछ नई बातें बताते थे, नए तथ्यों का समावेश करते थे, जो ज्ञान की बातें जिसे कहा जाता था वो रखते थे, ऐसे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए। अब इसका अर्थ यह है कि इन्होंने जो नई बातें बताई वो इंटरव्यू बोर्ड के लिए बहुत एक आश्चर्य का विषय हुआ, एक इनपुट मिला, और उस इनपुट से इंटरव्यू बोर्ड ने उसी तरह के प्रश्नों से प्रश्न जो है वो विद्यार्थी से किए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। किसी विषय में जो राजीव जी कह रहे थे वही बात है कि आपको 1 2 3 ऐसे टॉपिक आपको चुन लेने होंगे जो आपके फेवरेट टॉपिक हैं, और आपको ट्राई जो है इंटरव्यू बोर्ड को करना चाहिए कि आपकी उनको इस प्रकार से ले कोशिश करें उनको डाइवर्ट करने की कि वो क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछा जाए। उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है? उदाहरण के रूप में हो सकता है कि आप किसी प्रश्न के उत्तर में बड़ी चतुराई के साथ, बहुत निपुणता के साथ, चंचलता के साथ आप अपने विषय को डाल दें। मान लीजिए आप इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के आप बहुत एक्सपर्ट है, आपको पर्यावरणीय विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, आप किसी प्रश्न के उत्तर में पर्यावरण को डाल दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग को डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए पॉवर्टी के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाए और उसमें आप उसके ऐतिहासिक परिवेश के बारे में डाल दें कोई प्रश्न, तो संभव है कि ऐतिहासिक परिवेश से या इतिहास के विषय में ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। होता क्या है कि इंटरव्यू बोर्ड भी तैयारी किसी विद्यार्थी को देख करके डिसाइड नहीं करता उससे क्या पूछना है। जो आप जिस प्रकार का इनपुट देते हैं उसी से ही इंटरव्यू की दिशा और दशा तय होती है। तो ये एक नई विधा आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का इंटरव्यू जो 2 अगस्त से होने वाला है, तो अभी समय है और आप लोग इस प्रकार के मेथोडोलॉजी के साथ तैयारी करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो वेशभूषा पर है। आपको आने वाले क्लासेज में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको उत्सुकता है तो मैं बता देता हूं कि गर्ल्स के लिए जो ड्रेस होती है वो साड़ी होती है, और साड़ी बेटर ड्रेस मानी जाती है। उसके साथ आप सैंडल या शू पहन सकते हैं। कई गर्ल्स ये पूछती हैं कि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, तो सूट के बारे में आप बिल्कुल, अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सूट पहन सकती हैं। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि जो बिजनेस सूट होता है, आजकल बहुत सारे आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में या एमबीए कॉलेजेज में जो बिजनेस सूट कहा जाता है, तो उसको भी पहना जा सकता है। मेरा मानना है कि आपके इंटरव्यू के जो मनःस्थिति है, साइकोलॉजी में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और इसके बीच में आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं पढ़ाई करें। हाँ, आपके इंटरव्यू में आपके वेशभूषा के कारण किसी प्रकार का निगेटिव जो अप्रोच है वो नहीं आनी चाहिए। साड़ी का कलर जो है बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, शुड बी शोअर। मैं आपसे जब प्रश्न आपसे लूंगा तो आप इसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। बॉयज के केस में जो साड़ी जो कपड़े हैं आपके, वो व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक या ग्रे पैंट, या लाइट ब्लू शर्ट के साथ नेवी ब्लू पैंट, और शू जो है ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन नहीं, ब्लैक होना चाहिए, और वो भी फीते का, लेस वाला। अब आपको किसी भी हालत में शू जो है वो पंप वाला नहीं पहनना है, तो ये आपको देख लेना होगा। एक और प्रश्न जो आपकी हॉबीज के बारे में भी आप, चूंकि मैं जानता हूं आप पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि यस, क्वेश्चन हॉबी से आते हैं, और आपको एक अच्छी सी हॉबी रख लेनी होगी। जब हम आपसे इंटरेक्ट अभी करेंगे, आपके जो प्रश्न होंगे जब मैं लूंगा तो आप पूछिएगा, कोई अगर डाउट होगा। लेकिन हॉबी जो होती है सामान्यतः
गर्ल्स के केस में या बॉयज, दोनों केस में सिंगिंग हो सकती है, लिसनिंग म्यूजिक हो सकती है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, टीचिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए किसको पढ़ाते हैं, गार्डनिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकती है, कुकिंग हो सकती है। लेकिन अब जॉगिंग हॉबी नहीं हो सकती। किसी ने कहा जॉगिंग करना मेरी हॉबी है या योगा करना मेरी हॉबी, योगा इज ए वे ऑफ लाइफ, ओके ऐसा, ये इस तरह की हॉबी नहीं हो सकती। हॉबी का अर्थ होता है जो नेचुरल, स्वतः स्फूर्त हो, जो बचपन से ही जिस काम को आप करते हो। आप कहेगा साहब मुझे विदेश यात्रा करना मेरी हॉबी है, तो विदेश यात्रा करना नहीं हॉबी है। हाँ, पर्वतीय स्थलों की यात्रा करना आपकी हॉबी हो सकती है। तो हॉबी को बहुत स्पष्ट रूप से करना होगा। अब छोटे बच्चों से बात करना मेरी हॉबी है। अब मेरा सुझाव है कि इस तरह की हॉबी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मन स्थिति प्रभावित होती है और इंटरव्यू बोर्ड कई तरह के प्रश्न और पूछ सकता है। तो हॉबी से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं जब अगली चर्चा करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से, किस विषय से आते हैं। क्योंकि चूंकि आज की पहली चर्चा है, मैं स्पेसिफिक किसी विषय पर आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह आप सभी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं उस जो 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 परिधि है, जो 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 एक दायरा है, उसमें आप आ चुके हैं। अब इंटरव्यू के कारण सिलेक्शन से बाहर नहीं होना है। इस इंटरव्यू में 100 से भी अधिक मार्क्स भी मिले हैं लोगों को, 40 से भी कम नंबर मिले हैं। तो बहुत बड़ी रेंज इंटरव्यू की है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस रेंज को, जो मैक्सिमम जो मार्क्स हो सकते हैं, उसमें आवें। और इसके लिए अगले 1 महीने, 1.5 महीने जो भी आपके पास समय है, पूरी तन्मयता के साथ आप पढ़ाई करें अपने घर में। बहुत लोगों के मेंस के भी एग्जाम होंगे, मेंस की भी तैयारी आपको साथ में करनी होगी। और अधिक से अधिक आपको जो है मॉक करना होगा। घर में भी प्रैक्टिस करें आप, बैठ करके बोलने की, आपके फ्रेंड सर्किल में हो, उनके साथ बैठ करके किसी विषय को चुन लें और इसको तैयारी आप करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा उनको सुझाव होगा कि इंटरव्यू और मेंस दोनों की तैयारी आप एक साथ करें, किसी को भी आपको कम नहीं समझना है। मेरी शुभकामनाएं आपको है। इस चीज को याद रखिएगा कि बहुत कठिन दौर के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि आने वाले समय में आप इस सफलता को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त करें। आपके साथ, आपके सामने एक अच्छा भविष्य आपको देख रहा है, आपकी राह देख रहा है। और इसमें आप सभी लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके मित्र लोग, ये सभी लोग लगे हुए हैं कि आप सेलेक्ट हो। आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस उत्साह के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए। याद रखिएगा, जीवन में नकारात्मक चीजें ज्यादा होती हैं और सकारात्मक चीजें कम होती हैं। और ये इंटरव्यू में सेलेक्ट होना, मेंस में सेलेक्ट होकर के इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात है। लाखों लोग परीक्षाएं देते हैं, उस लाखों लोगों में से आप जैसे बिरले लोग हैं जो सफल हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अपना महत्व को समझिए। समय का बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। और आज से ही लग जाइए। 24 घंटे का समय है, 6 से 7 घंटे सोइए और बाकी समय पढ़ाई करिए, या जो भी और अच्छा उसका उपयोग हो सकता है आप करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अब अगले 15 से 20 मिनट आपसे प्रश्न लूंगा। जो कुछ भी आपके डाउट्स हो, निश्चित पूरे उसको बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद में आगे की चर्चा शुरू करूंगा। तो नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। जो भी चाहे अपने पूछ सकते हैं प्रश्न। किसी कोई डाउट? हेलो सर। हाँ जी निशांत जी बताइए। सर, इंटरव्यू में जो लैंग्वेज लैंग्वेज सिलेक्शन का अगर बात किया जाए तो उसमें सर अगर अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमने किया हो इंग्लिश किया हो, या फिर मान लेते हैं कि हिंदी किया हो, तो क्या बीच में भी इंग्लिश बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आप। देखिए ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आप मेंस की परीक्षा इंग्लिश में दिए हो और इंटरव्यू यस। जो आप हिंदी में आप देना चाहते हो, आप बिल्कुल यस बोल सर। सकते हैं। और इंटरव्यू जो है वो बाइलिंगुअल भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शुद्ध इंग्लिश में बोलेंगे या शुद्ध हिंदी में।
तो जो आम आम बोलचाल की भाषा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और भाषा के लिए आपको कभी परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल हिंदी में बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर सर। सर मेरा थैंक एक यू सर। क्वेश्चन ये था। हाँ श्वेता बताइए। सर मेरा सवाल ये था कि मेरा ग्रेजुएशन है वो 2017 में कंप्लीट हुआ है, तो क्या मेरे मुझसे गैप ईयर को लेके सवाल आ सकते हैं, क्योंकि 3 साल का गैप है। श्वेता 3 साल का गैप तो कोई गैप ही नहीं है, यहाँ तो 15 साल के गैप के भी स्टूडेंट हमको मिले हुए हैं आपके भी इंटरव्यू में, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। गैप के बारे ओके में सर। प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 3 साल का गैप वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 15 साल कोई आपको सेटिस्फाई करने के लिए बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए गैप ये 10 साल का होता, 8 साल का होता, तो हम लोग तब भी इसका उत्तर बहुत अच्छा सा देते कि सर मेरा अंतिम उद्देश्य जो है सिविल सेवाओं में आना है, और इस सिविल सेवा को में आने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, और मेरे अंदर कुछ कमियां थी जिसके कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई, और इन कमियों को दूर करने के लिए मैं लगातार प्रयास किया, मैंने अपने ज्ञान में वृद्धि किया, और अब मैं आपके सामने हूँ। नाउ सर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सर तो ये सर बहुत अच्छा इसका मैंने आंसर होगा। ओके सर। हाँ। सर मैंने 64th मेंस भी दिया था, तो उसमें मैं चयनित नहीं हो पाई थी। तो उसमें ठीक है। मेरा एक्चुअल ऑप्शनल हिस्ट्री था, और अभी मैंने हम्म। 65th में मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके एग्जाम दिया था। तो क्या मुझे ये चीज बोर्ड को बतानी चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है इसको बताने की, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल चेंज करेंगे, आपका अभी ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर। हाँ, तो अगर आप ऑप्शनल चेंज करेंगी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने इतनी जल्दी ऑप्शनल क्यों चेंज कर लिया, और क्यों चेंज आपने कर लिया? ऑप्शनल लेने में क्या कोई गलती क्यों नहीं किया, आपने क्यों सोच समझ के नहीं लिया। तो मुझे लगता है यस इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के पास भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सर। नहीं रहती नहीं है। होते। ठीक है। यस सर, इससे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मुझे पूछना था कि जैसे मेरा इस साल सिलेक्शन बिहार सब इंस्पेक्टर में हुआ है, हम्म। तो मेरे से कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड को ये पता चलेगा कि आप सेलेक्टेड हैं या आप जॉब में हैं, तो आपकी प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, और पुलिस सेवा से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुलिस की कार्यशैली के बारे में, पुलिस के बारे में जो परसेप्शन है समाज का उसके बारे में, पुलिस एक्ट के बारे में, पुलिस की एक्टिविटीज के बारे में, वर्तमान में जी। जो प्रोहिबिशन है, मद्य निषेध है उसके बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो मेरा सुझाव होगा कि आप बिहार की जो विधि व्यवस्था है उसके बारे में जी आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ। जैसे मैं जिस टाइम फॉर्म भरा था मैं 21 ईयर्स का था, तो ओके। मुझे पोस्ट पोस्ट कैसे प्रेफरेंस करना है सर, वो मुझे देखिए, दिक्कतें हो रही है। 21 ईयर अगर आप क्रॉस कर गए हैं तब तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द जॉब्स। मुझे जहां तक जानकारी है कि आप के हाँ जी। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं 2 मिनट।
हाँ ओके सॉरी। तो ये जो अली जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक मुझे जानकारी है कि 21 वर्ष से पहले 20 वर्ष के लिए जब आप एलिजिबल होते हैं तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर और पुलिस के लिए जो बिहार पुलिस सर्विस है उसके लिए ही एलिजिबल आप नहीं रहते हैं, बाकी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो चूंकि आप 21 साल हो चुके हैं इसलिए समस्या नहीं है, आप सभी सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं। 21 साल मिनिमम एज होती है बाकी सर्विसेज के लिए, 20 साल मिनिमम एज होती है डिप्टी एसपी के लिए, मैं जिसे आप बिहार पुलिस सर्विस बोलते हैं, और जी जी सब इंस्पेक्टर्स के, ओके, और एक्साइज सब सर इंस्पेक्टर के लिए, जो सर एक्साइज मैंने इंस्पेक्टर्स होते हैं उसके लिस्ट लिए। सर मैंने अभी लिस्ट देखा था तो उसमें एसडीएम के लिए 22 इयर्स था और कुछ कुछ सर्विस के लिए 22 इयर्स है। देखिए जिस सेवा के लिए आपने कैसे देख लिया एसडीएम के 22 ईयर्स है, जहां तक मुझे जी जानकारी है 21 ईयर्स से बिहार सरकार ने कोई नया नोटिफिकेशन किया होगा तो अलग बात है, लेकिन जिस सेवा के लिए अगर 22 ईयर्स आपके आपके लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, तो ऑब्वियस है उससे कम एज वाले का फिर उस सर्विस के लिए आप नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि एसडीएम के लिए 22 साल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है 21 साल ही होती है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर बीपीएससी के नोटिफिकेशन में निकला है 22 साल तो 22 साल सरकार चेंज कर सकती है, 22 कर सकती है। तो उस दशा में जिसके लिए 21 साल की एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी जी उसी के लिए आप लागू होंगे। ठीक है, जो सर कट ऑफ डेट होती है तो सर नोटिफिकेशन की, जो ये डेट इंटरव्यू में होती है, सुन लीजिए, जो जो जी नोटिफिकेशन की डेट होती है उस साल उस समय वो डेट फिक्स होती है, जुलाई अगस्त सितंबर जो भी नोटिफिकेशन में दिया होता है, जी उस जी तिथि को आपकी आम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यस 21 यस वर्ष, उससे उस 21 वर्ष क्रॉस होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, जी तो उस जी हिसाब जी से आप यस देख लीजिएगा। अगर एसडीएम में लगता है 22 साल तो ऑब्वियस है 22 साल में आप नहीं दे सकते, अब नहीं उस जॉब में नहीं जा सकते आप। ठीक है, यस चलिए अब बताइए। सर थैंक यू सर। हाँ सर श्वेता ये बताइए। जो एज कैलकुलेशन है वो नोटिफिकेशन की डेट से करना होता है? यस यस यस, ओके। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत साइंटिफिक बात है, इसमें कोई क्वेश्चन, आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसमें लिखा होता है आयु की गणना, उसमें डेट भी फिक्स होती है, नोटिफिकेशन की डेट से होगी, या वो नोटिफिकेशन मान लो 5 जुलाई को आया है तो 1 जुलाई से होगी, दोनों में से जो होगी वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई डिबेट ओके, करने का प्रश्न ही नहीं है। हाँ यानी ठीक है ना, यानी सर इसलिए ये हाँ हाँ बोलो। मतलब हमारी एज इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी या यस यस क्वालिफिकेशन? यस यस, इवन आप ओवर एज भी होंगे तो उसी डेट से होंगे। कट ऑफ ओके डेट इज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन और वर्णित कोई तिथि। अब जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आज से 5-6 साल पहले बीपीएससी का एग्जाम बहुत विलंब से होता था। जब बहुत पहले का नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें ये कहा गया था कि मान लो वो नोटिफिकेशन सपोज करो 2017 में निकला था, उसमें लिखा था कि एज की गणना 1 अगस्त 2015 से की जाएगी। ठीक है, यानी उस दिन जो एलिजिबल थे वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो इससे नोटिफिकेशन, यू हैव टू सी द नोटिफिकेशन, वो क्या लिखा है, जो लिखा है वही होगा, है ना। सरकार कैन चेंज द एज, सरकार एज के रिलैक्सेशन को कर सकती है। तो इसलिए इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है कि आप क्वालिफाई कर दी, तो लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट चीज है। क्योंकि ऐसा कोई हार्ड, यूपीएससी में 1979 तक आईपीएस की एज 20 ईयर्स हुआ करती थी और बाकी सर्विसेज के लिए 21 ईयर्स हुआ करती थी। 79 में सभी सर्विसेज की 21 ईयर्स कर दी गई, और नोटिफिकेशन की उस डेट ऑफ नोटिफिकेशन से। तो ये आपके नोटिफिकेशन में डिपेंड करता है, इसमें कोई सरकार का ऐसा कोई सर्कुलर नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो जो नोटिफिकेशन है देख लीजिए, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि किस किस आय की गणना किस तिथि से की जाएगी, और उसमें जहां तक जानकारी है लिखा रहता है कि आय की गणना विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से की जाए। ओके सर। सर आपने जैसा कि कहा कि हॉबीज पे मतलब कि बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, या यस हॉबीज का यस यस, सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सर तो मैंने जो 2 हॉबीज चुनी है अपने लिए, वैसे तो बहुत सारी है, जैसे गाने सुनना भी पसंद है, फिल्में देखना भी अच्छा लगता है, और डांस करना या फिर कभी कभी पोएम्स लिखना भी पसंद है। लेकिन मैं ओके इन सब में बहुत ज्यादा सहज नहीं हूँ। अगर ओके जैसे कि गाने सुनना पसंद है तो गाने सुनने से, अगर कोई जैसे मुझे आजकल के गाने पसंद है, और शायद बोर्ड मेंबर्स इस बारे में ज्यादा तो जानेंगे नहीं, अगर वो कुछ पुराने गानों के बारे में पूछते हैं तो मैं बहुत ज्यादा सहज नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैंने अपनी हॉबी जो चुनी है वो है हिंदी उपन्यास पढ़ना और ओटीटी पे कंटेंट वॉच करना।
क्या ये ठीक है सर, या फिर मुझे इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, ये सभी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हॉबी, मेरा निजी मानना है कि जो इंसान सिविल सेवाओं की तैयारी करता है उसकी हॉबी बहुत स्पष्ट नहीं हो सकती। अब खाली समय में हम लोग न्यूज सुनते हैं, अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी हॉबी न्यूज सुनना, या खाली समय में हम लोग मूवी देखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी हॉबी जो है वो मूवी देखना। हॉबी जो है वो एक प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन है कि जब आप फ्री होते हैं, जब आपको पूछा जाए कि भाई अब तुम्हें कौन सा काम करना पसंद है, तो बोलो मुझे ये करना है। अब मुझसे पूछा जाए लोगों को दोस्तों के साथ गप्पे मारना, चाय और समोसे खाना, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। मेरा मानना है कि सिविल सेवा की जो तैयारी आप करते हैं 4 5 साल 8 साल लग जाता है, आपकी हॉबी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो मुझे तो निजी रूप से मेरा विचार है कि जो बोर्ड्स है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, हॉबी के चैप्टर पे अननेसेसरी आर्टिफिशियल हॉबी बना करके उसको करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अब हॉबी पूछी जाती है तो मैं श्वेता के प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दूंगा। देखिए, हॉबी जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज ज्यादा हो। अब मैं श्वेता के ही बहुत सारे ऑप्शन जिन्होंने कहा है उसी का उदाहरण लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब उन्होंने कहा कि मेरी एक हॉबी डांसिंग करना भी है। अब देखिए, आपने कहा सर मुझे डांस करना पसंद है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप भारतनाट्यम करते हैं, कथक करते हैं, कौन सा आप मॉडर्न करते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत के 2 डांसर्स के नाम बताइए। अब हो सकता है आपको इसका प्रश्न का उत्तर पता हो, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पता होगा। अब समस्या ये है कि पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा डांसर है जिसको पद्म भूषण मिला या पद्म विभूषण मिला। तो अब या तो आप उस स्तर की आप नॉलेज रखिए, अदरवाइज फिर इसमें फंसने की संभावना ज्यादा है। अब आपने श्वेता ने ही एक चीज और कहा कि साहब मुझे जो है गाने गाने का भी शौक है। ये बहुत अच्छी हॉबी है। सुनने का सर, सुनने का। ठीक है, सुनने का लेते हैं। या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गाने का भी शौक रखते हो, गाने का, तो अब गाना सुनने का शौक है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुनने का तो ठीक है, तो सुनना तो ठीक है, सुनने आप गाती क्यों नहीं है? तो आप बोल सकते हैं साहब नहीं गाते क्या कर लीजिएगा, लेकिन तो उत्तर नहीं हो सकता। तो अब इंटरव्यू के सामने इंप्रेशन पड़ेगा कि सुनना तो सबसे आसान काम है, उसको करके दिखाना सबसे कठिन काम मुश्किल है। तो अब यहाँ पे एक इंप्रेशन, हाँ मुश्किल है। अब यहाँ पे इंप्रेशन खराब पड़ा। अब हम लेते हैं और हॉबी की। तो अब इन्होंने कहा कि साहब उपन्यास पढ़ना। अब उपन्यास पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाना आपने कहा था गाना सुनने में कि मॉडर्न, हमको मॉडर्न गाना गाना सुनना पसंद है। अब मॉडर्न गाना सुनना पसंद है, यहाँ पर हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड की जो एज है, तो वो एज और श्वेता की एज में तो एक प्रकार का जनरेशन गैप होगा। हाँ, तो अब हो सकता है कि साहब हमको तो अभी लेटेस्ट जो शेरनी मूवी आई थी उसका गाना पसंद हो, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड जो है उसको हो सकता है शोले के ऊपर बढ़ा नहीं होगा, है ना। तो पुराने जमाने गाने अच्छे भी होते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर एक कम्युनिकेशन गैप अच्छा हो। हेलो, तो मेरा सुझाव सर, ये है। हाँ जी, मीटिंग फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सर। कर दो भैया, कर दो मैसेज भेजो। ओके सर। सबको मैसेज भेजिए, सब लोग कनेक्ट हो जाइए। ओके ओके सर।